ऑन कर दिए क्या? ऑन कर दिए। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? भारतीय संविधान का भाग 1 जो किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 जिसमें संघ का नाम दिया गया है भारत और इंडिया। इंडिया क्या एक यूनियन है, यानी एक संघ है। फिर अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, है कि नहीं, ये दिया गया। और अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होगा उसे संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा भाई राज्य का गठन हुआ तो राज्य का विभाजन भी हुआ। इसके लिए कई समितियां बनी। एस.के. धर समिति, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। फिर तो जे.वी.पी. समिति, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन पोटी श्री रामुलु की अनशन के कारण, मृत्यु के कारण एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया। कब? 1953 में। और उस आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में। और उसके हिसाब से जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया तो भारत में उस समय 14 राज्य और 6 शासित प्रदेश थे। उसके बाद बनते गया, आपने देखा तो कैसे कैसे बना। भाषा के नाम पे आधार पे पहली बार कौन बना? आंध्र प्रदेश। फिर बनते बनते अभी टोटल कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्रीय परिषद है, तो अब होता है क्या, इतना बड़ा देश है तो इन देशों में देखा गया क्या, जो क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और प्राकृतिक संरचना के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो कई राज्यों को मिलाकर के एक परिषद का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। ताकि भाई देखिए, जैसे मान लो हो गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब का कल्चर लगभग एक जैसा है, खान पान भी एक जैसा है, तो इन लोगों को एक ग्रुप बना दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब का एक जैसा कल्चर एक बना दिया गया। दक्षिण भारत का कल्चर एक है तो एक जगह बना दिया गया। तो इन सब आधारों पे क्या किया, जो आपने पढ़ा क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। तो इसके आधार पे जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कितना? 5। ये 5 कौन कौन से हैं? वह है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, क्या हो गया, मध्य क्षेत्रीय परिषद। देखिए, प्रशासन को चलाने के लिए तो विभाजित तो कर दिए राज्यों में, लेकिन कुछ कुछ राज्यों की समस्या एक जैसी है, प्राकृतिक संरचना एक जैसी है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा, वह सबको, जिसका संरचना है या प्राकृतिक हो या भाषा लगभग एक जैसा हो, खान पान एक जैसा हो, तो उसको मिला के एक और कोई परिषद बना दिया जाए। ठीक है, जो क्या कि विकास करने में, इन लोगों को डेवलप करने में कोई दिक्कत ना हो। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया? 5 क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रीय। लेकिन याद रखिएगा, देखिए ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक
निकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। देखिए याद रखिएगा, जब आगे चल के कोई पूछे संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय में क्या अंतर है, तो संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है या वो संस्था होता है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया। भले अगर जैसे मान लो कोई नया संस्था बनाया जाए, हाँ, उसका जो है चर्चा किसी अनुच्छेद में कर दिया जाता है, ये भी संवैधानिक हो जाएगा। वैधानिक क्या होता है? जिसका विधि के द्वारा संसद में देखिए विधि के द्वारा बनाया गया कि नहीं, अधिनियम विधि है कि नहीं, बनाया गया है, लेकिन ये संविधान इसकी चर्चा नहीं है। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है वो कैसी निकाय है? वैधानिक निकाय। ठीक है, देखिए सवाल इसलिए पूछ दिया जाएगा, कहीं पूछ जाएगा क्षेत्रीय परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में दे देगा 280, ऑप्शन बी में देगा 190, 310 और डी में देगा किसी में नहीं। तो इसमें से किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि एक वैधानिक निकाय है, विधि के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो इस तरह ये कोई संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय नहीं है। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, संवैधानिक संस्था करने का मतलब कहीं न कहीं अनुच्छेद में है। जैसे कि आगे बढ़ेगा वित्त आयोग 280 में है, तो संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जिसकी चर्चा संविधान में है 142 से लेकर के, तो उसमें है, तो संवैधानिक संस्था है। लेकिन नीति आयोग उसकी चर्चा कहीं नहीं है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जो क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक क्या है? वैधानिक निकाय। और यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ये इसलिए किया गया कि वो क्षेत्र, भाषा, प्राकृतिक संरचना के आधार पर बांटा गया, ताकि इसको सेट करने में, इसके प्रॉब्लम को, इसकी समस्याओं को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्रीय परिषद है, तो इसका गठन कौन करता है? अगर पूछा जाए तो ये किसके द्वारा गठन किया गया? भाई इसमें कहा गया जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा, तो किसने किया होगा? ये करते कौन? राष्ट्रपति। यानी क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो किस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य शामिल है। तो अभी तक आप बस इतना समझिए, क्षेत्रीय परिषद जिसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। ठीक है, और ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो देखिए 5 परिषद में बांटा गया क्षेत्रीय परिषद में। तो ये जो 5 परिषद है, जिससे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। इसमें देखिए कौन कौन शामिल है। इसमें कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी अगर पूछा जाए, उत्तरी में ये है, ये है मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। यानी अगर पूछा जाए भारत के मध्य भाग में कौन है, देखने में उत्तराखंड उत्तर लगता है, लेकिन कानूनी रूप से जो है ये क्या है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन कर जाता सर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो उत्तर में है, लेकिन उत्तर में इसको शामिल नहीं किया गया। इसके बाद जो है दूसरा, अब आइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखिए कौन कौन सा है, यहां से ऊपर से चलिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, यानी क्षेत्रीय परिषद में ये सब शामिल है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। फिर आइए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन सा है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, पूरा बात कहाँ पे आते हैं? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। अब है कहाँ? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। यहाँ कौन कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी। तो देखिए, जो बांटा गया है 5 क्षेत्रीय परिषद में है, तो वो है मध्य, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार जो है भारत के किस हिस्से में है? पूर्वी हिस्से में। उत्तर प्रदेश, तो लोग गलती क्या है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर समझ के मार देता है सीधा। गलती दिक्कत आपको यहीं पे ज़्यादा गलती करवाता है कि नहीं? आदमी दिमाग में याद नहीं रहता, वो उत्तराखंड सबसे उत्तर में, सीधे उत्तरी क्षेत्र में मार देते है कि नहीं? तो विशेष फोकस, बाकी तो आप पकड़ लेंगे आसानी से। दक्षिण का पकड़ा जाता है, पश्चिम का पकड़ा जाता है, उत्तर का पकड़ा जाता है। हाँ, उत्तर में राजस्थान को लेकर के कभी कभी समस्या लोगों को हो जाता है, उत्तर में रखे कि पश्चिम में हो जाए। तो राजस्थान कहाँ पे है? उत्तर वाले में। ठीक है, तो ये 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जो 1971 में जो भाई नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य थे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया। ठीक, उनके लिए एक परिषद है, लेकिन उनको क्षेत्रीय परिषद नहीं कहा जाता है। अगर आपसे अभी भी पूछा जाए जो भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। हाँ, उत्तर पूर्वी के लिए 1971 में अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जिसको कहा जाता था उत्तर पूर्वी परिषद। देखिए, इसमें जोनल क्षेत्रीय परिषद नहीं लिखा हुआ है, उत्तर पूर्वी परिषद। ये बना था कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 जोनल काउंसिल थे। और 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वो उनका कल्चर, उनका रहन सहन वहाँ की सबसे अलग है। वहाँ का जो है ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? जो जनजातियों का पॉपुलेशन है। ठीक है, इसलिए उसको विशेष छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए 1971 में अलग से उत्तर पूर्वी परिषद बनाया गया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद और 1 उत्तर पूर्वी परिषद। ठीक है, ये नहीं कहेगा 6 नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसको क्षेत्रीय परिषद नहीं कहा जाता है, इसको अलग से उत्तर पूर्वीय परिषद है। इसका गठन हुआ था 1956 में और इसका गठन कब हुआ? 1971 में। अब देखिए, इसका हर साल बैठक नहीं होता, ये बैठक कौन तय करता है? राष्ट्रपति। अभी हमने क्या कहा? राष्ट्रपति निर्धारित किए क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है। अब जैसे मान के चलिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा गठन होगा। अब जो पूर्वी क्षेत्रीय होगा, तो अब देखिए इसका बैठक कहाँ, ये इसका अध्यक्ष कौन होगा? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नहीं, राष्ट्रपति तो बनाता है। तो या तो गृह यानी केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति। देखिए जैसे क्या है, अभी मान लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कराना है, तो राष्ट्रपति एक घोषणा करेंगे, वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक होगा पटना में होगा, तो बिहार सब उसमें है। अब उसका जो अध्यक्ष जो है क्षेत्रीय परिषद है, या तो केंद्रीय गृह मंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी कम से कम कैबिनेट स्तर का होना चाहिए, ऐसा नहीं जो आपको हमको बना दे। तो या तो केंद्रीय गृह मंत्री बनता है या किसी और को। और उनका जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय परिषद का? जिसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है ना, तो चारों का मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष हो जाएगा। अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है तो इस सब का जो मुख्यमंत्री या प्रशासक क्या हो जाएगा? उसका उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो याद रखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति। और इस परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं, जिस राज्य जो सा परिषद है उस संबंधित जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री है सभी इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्षेत्रीय परिषद में आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रीय परिषद जिसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। 5 क्षेत्रीय परिषद है और 1 उत्तर पूर्वी परिषद है। हाँ, इसमें किस किस का राज्य कौन कौन से शामिल है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं? संबंधित राज्य। हाँ, तो इसमें जितना भी देखे हैं 2 का चर्चा नहीं किया गया है। एक है कौन? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसको जनरली किसी भी जोनल परिषद में शामिल नहीं किया गया। तो कभी कभी सवाल ये भी बन जाता है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है? तो कौन है? लक्षद्वीप और हाँ, जब अंडमान निकोबार की बात आती है तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, और जब लक्षद्वीप की बात आती है तो दक्षिण। लेकिन किसी भी क्षेत्रीय परिषद में दोनों को शामिल नहीं किया गया। रुकिएगा। नागरिकता, अभी हमने देखा क्या? भारतीय संविधान का भाग 1। अब है भारतीय संविधान के भाग 2, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। यानी भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो संघ एवं राज्य से जुड़ा हुआ था, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। और भाग 2 जो है यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ये किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो सवाल कभी कभार ये पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2। या उल्टा के पूछेगा, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। या ये पूछा जाएगा, 4 अनुच्छेद दे देगा, जैसे एक ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन नागरिकता से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 5, 8, 10, 12 ऐसे भी उल्टा करके आप सवाल देगा। यानी आपको सवाल कैसे भी घुमाया जा सकता है।
तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसकी चर्चा है? नागरिकता की। ठीक है, तो पहला सवाल यही है, जो नागरिक किसे कहते हैं, यानी सिटीजन। किसे कहते हैं बताइए? अगर आपसे पूछा जाए नागरिक क्या होता है, देखिए यार, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो हर शब्द को एक्सप्लेन कीजिए। अगर शब्द एक्सप्लेन हो गया तो आपको सब चीज़ अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, कल भविष्य में आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे अनुच्छेद और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा विषय अच्छा है, या पता चला जब बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन में पॉलिटी रहा है, या कोई वैसे पूछ दे जब आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे अच्छा विषय कौन लगता है। अगर आप उन्हें कह दिया सर हमें राज्य व्यवस्था या पॉलिटी अच्छा लगता है, तो मतलब ठीक है, बताइए नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिक किसे कहते हैं। या आपसे अनुच्छेद नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नागरिक किसे कहते हैं। कोई आम आदमी भी पूछ सकता है, हो सकता है आपके घर का बच्चा भी पूछ सकता हो, जो भैया ये नागरिक किसे कहते हैं, सिटीजन किसे कहते हैं। तो देखिए, नागरिक देश का वह व्यक्ति होता है जिसे, यानी किसी देश का वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक एवं मूल अधिकार प्राप्त हो। नागरिक मतलब किसी देश का वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक अधिकार एवं मूल अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है, तो क्या वो भारतीय होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई व्यापार करने का अधिकार तो हमको है ही ना। यहाँ तो भाई अमेरिका के लोग आके भी व्यापार कर सकता है, चल ही रहा है ना। जैसे टोयोटा कंपनी देख रहे हैं, सैमसंग कंपनी देख रही है, सब तो बाहरी लोग ही है ना। लेकिन क्या है, उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार मतलब क्या? चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, चुनाव में मत देने का अधिकार। भारतीय नागरिक जो एक सीमा है, जो 18 साल का उम्र है, अगर उससे ऊपर है तो उससे चुनाव में खड़ा होने का अधिकार भी जो निर्धारित किया, किसी के लिए 21 साल, किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए 35 साल। अगर आप मान लीजिए 21 साल प्लस है तो आपको चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो भारतीय नागरिक नहीं है या जो नागरिक नहीं है तो उसे चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं है। इतना मान के चलिए, भारत से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिसको नागरिकता प्राप्त नहीं है, भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठ नहीं सकता। संवैधानिक पद मतलब क्या? सांसद, विधायक, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब हो गया। ठीक है, अच्छा बताइए, क्या IAS क्या कोई बाहरी नागरिक बन सकता है? बन सकता है। नेपाल और भूटान जो UPSC का परीक्षा दे सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, नागरिक को राजनीतिक अधिकार मतलब क्या है? जिससे चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार है और चुनाव में मतदान करने का भी अधिकार है। कोई अगर विदेशी अगर होगा तो क्या वो भारत के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान कर पाएगा? नहीं करेगा। मतदान वही करेगा जिसके पास भारत की नागरिकता है। चुनाव में वही खड़ा हो सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता है। तो यानी देश का वह व्यक्ति जिसके पास राजनीतिक एवं मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो मूल अधिकार कई प्रकार के हैं, यानी मूल अधिकार की भी चर्चा भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर के 35 तक। तो उसमें से कुछ अधिकार है जो सबको दिया गया है, कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। जैसे मान के चलिए जीवन जीने का अधिकार, वो तो सबको मिलना चाहिए ना। अब कोई विदेशी आए तो उसका आप जीवन छीन लीजिएगा, मार दीजिएगा। तो हम लोग मूल अधिकार में देखेंगे किस कौन कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है और कौन कौन सा अधिकार सबको है। ठीक है, लेकिन अभी याद अगर पूछा जाए नागरिक किसे कहते हैं, तो सिंपल कहिएगा, नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो फिर कहेगा सर राजनीतिक अधिकार क्या है? तो राजनीतिक अधिकार होता है चुनाव में खड़ा होने का अधिकार और चुनाव में
मतदान करने का अधिकार। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है आप नागरिक है, आपका एज भी 21 है, लेकिन आप चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं या चुनाव मतदान नहीं कर सकते। इसके पीछे एक कानून है, जैसे कानून का जो दिवालिया हो, मानसिक तौर पे विकसित हो, अब पागल आदमी है, उसको थोड़ा चुनाव में खड़ा होने दे दीजिएगा। दिवालिया यानी जिसमें कर्ज है, कर्ज चुका नहीं रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश के साथ सूचना, जो गोपनीय सूचना का साझा करता है, तो ऐसा स्पेशल कंडीशन है। यानी वो हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग विधायिका पढ़ेंगे, तब किस किस कंडीशन में किसको चुनाव देने का या खड़ा होने का या मतदान करने का अधिकार नहीं है। उसके पीछे स्पेशल कारण है। यानी आप नागरिक होकर भी चुनाव में खड़ा कब नहीं हो सकते हैं, जब आप मानसिक तौर पे विक्षिप्त हैं या आप पे कोई आपराधिक कार्य चल रहा है। जैसे कहा गया, जिसके पास या जिस व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा प्राप्त हुई है, वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। आप भारतीय नागरिक है, फिर भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? क्यों आपको कानून या सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी ने भी आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है। ठीक है। तो याद रखिएगा, नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसके पास राजनीतिक और मूल अधिकार प्राप्त होता है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की। हाँ, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। भारत में क्या है? देखिए, एकल नागरिकता करने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप लोग बिहारी हैं, लेकिन आपके पास जो नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो किससे, कौन बना है? वो भारत सरकार है कि नहीं? तो नागरिकता यानी आप ये कभी नहीं कह सकते हम बिहार के नागरिक हैं। हम किसके नागरिक हैं? भारतीय, भारत के नागरिक हैं। हमें जो भी उससे संबंधित प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण पत्र है, ये सब का कहाँ का है? भारत का है। भारत में आप कोई नहीं कह सकते या जो हम बिहार के नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, हम केरल के नागरिक हैं। बस कौन है? हम भारतीय नागरिक। हाँ, जैसे अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका का अपना अलग नागरिकता होता है, राज्य का अलग नागरिकता होता है। अगर ऐसा होता, भारत सरकार भी आपको एक प्रमाण पत्र देती और बिहार सरकार भी। आप सोचिएगा, अगर बिहार सरकार का भी आप वोटिंग करते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला हो, तो आपके पास में जो पहचान पत्र होता है, मतदाता पहचान पत्र, उसमें भारत सरकार का ये होता है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है बिहार सरकार लिखा हुआ रहता है। तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता। यानी यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब कौन है? भारतीय नागरिक हैं। यहाँ राज्यों के लिए अलग से कोई नागरिकता नहीं है। लेकिन अमेरिका में है, केंद्र का अपना अलग नागरिकता है और राज्यों का अलग नागरिकता है। याद है कल पढ़े थे संघ और यूनियन और फेडरेशन। तो जहाँ जहाँ यूनियन है, वहाँ लगभग एकल नागरिकता ही होता है, और जहाँ फेडरेशन होता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है। तो यहाँ तक तो देख लीजिए। अब देखिए क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी भारत के अंदर, देखिए भारत में जो व्यक्ति रहते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नागरिक, विदेशी और प्रवासी और शरणार्थी। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे सारे संवैधानिक या मूल अधिकार या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। विदेशी कौन होता है? जो भारत किसी मकसद से आया है, यानी या तो पढ़ने के लिए आया है, या नौकरी करने के लिए आया है, या इलाज के लिए आया है, लेकिन भारतीय नागरिकता उसके पास नहीं है, लेकिन ये अनुमति लेके आया। ठीक है। लेकिन अवैध प्रवासी क्या होता है? जो बिना अनुमति के आता है। अब अनुमति कैसे मिलता है? अब जैसे मान के चलिए आप श्रीलंका के व्यक्ति, आप चाह रहे हैं पटना के दिल्ली से, भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ नागरिकता तो है नहीं। तो आपके कोलंबो यानी श्रीलंका के राजधानी में भारतीय दूतावास होगा, वहाँ वो जाएंगे। जाने के बाद फॉर्म भरेंगे कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, हम दिल्ली में या बिहार में, भारत में कहीं भी रहना चाहते हैं, या पढ़ने के लिए या इलाज के लिए जाना चाहते हैं। तो वो पहले क्या करता है? उसको प्रूव करता है, जो सही में आना चाह रहा है कि नहीं, ये कोई गलत तो नहीं है, इसको जाँच करता है। और उसके बाद भारतीय दूतावास उसको प्रमाण पत्र देता है, हाँ आप जा सकते हैं। उसमें लिखा रहता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कितना जाना है।
तो जब तक वो वैलिड रहता है तब तक आप विदेशी है। अब इसे मान चलिए आपने क्या किया, 3 साल के कोर्स के लिए दिल्ली आए, आपका वैलिडिटी कितना था 3 साल, अब 4 साल हो गया नहीं जा रहे हैं, तो आप कौन हो गए, अवैध प्रवासी। वैलिडिटी खत्म हो गया, आप अवैध प्रवासी हो गए। हाँ, या आप ऐसे हुए कि आप मछुआरा बन के आए, अब बॉर्डर क्रॉस करके चले आए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जो हम यहाँ पूछ के आए, तो आप भी कौन हो गए, अवैध प्रवासी। यानी विदेशी जो पूछ के आता है, अवैध यानी जो बिना पूछे आए, चोरी छिपे आया। और तीसरा चौथा कौन सा है, शरणार्थी यानी रिफ्यूजी। अब देखिए, चलिए मान के चलिए कोई देश है, ठीक है, अब उस देश में युद्ध चल रहा है या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। क्या आ गई है, प्राकृतिक आपदा, जिसके कारण यहाँ के लोग भाग करके देश में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शरणार्थी। यानी मजबूरी थी। अब जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा होगा आगे पे, अखबार तो आप लोग पढ़ते नहीं लेकिन फिर भी कहीं पढ़े होंगे, तो बांग्लादेश में, म्यांमार में, वहाँ एक रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, यानी मुसलमानों की एक जाति है रोहिंग्या। लेकिन वहाँ के जो बौद्ध लोग थे वो लोग वहाँ उसको बहुत हत्या, मतलब लाखों की संख्या में मार दिए थे। इतने गरीब थे तो वो लोग भाग के चले, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ आसाम चले गए, कुछ पश्चिम बंगाल चले गए। तब वो वहाँ से जो भाग के यहाँ आए हैं तो वो सब क्या हो गए, शरणार्थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है इनके जान को खतरा है, कोई रोजगार नहीं दे रहा है, नौकरी करने नहीं दे रहा है, तो लोग यहाँ शरणार्थी बन करके शरण में आए। और भारत तो आपको पता है UNHCR में, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो शरणार्थी वाला जो कैंप है, हाई कमीशन जो है रिफ्यूजी वाला, उसमें भारत हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है जो भी शरणार्थी होगा, यानी जिस देश में या तो युद्ध चल रहा है या पता चला हुआ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, आग लग गया, जिसके कारण लोग यहाँ आना चाह रहे थे, हम उसको आने दे सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ के बस गया, शरण में आया, इसलिए शरणार्थी है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय क्षेत्र में जो भी बसता है उसको 4 भागों में बांटा गया, नागरिक, विदेशी, अवैध प्रवासी और शरणार्थी। नागरिक वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, विदेशी वह बाहरी व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार, इलाज के लिए भारत आया है लेकिन अनुमति के बाद आया है, और जो व्यक्ति बिना अनुमति के आता है उसे अवैध प्रवासी। हाँ, जो किसी देश में युद्ध और प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे शरण में आया है उसे क्या कहते हैं, शरणार्थी, रिफ्यूजी। जब हमारे यहाँ भी रिफ्यूजी कॉलोनी आप सुने होंगे। तो ये सब क्या है, इंडिया और चीन का जो युद्ध हुआ था 1961 में, उसके बाद जो यहाँ बॉर्डर के जो लोग थे वो सब आके बसाए गए आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को क्या किया, शरणार्थी यानी रिफ्यूजी। तो हम लोग यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा, रुकिए इसको, देखिए अनुच्छेद 5, देखिए है क्या इसमें, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, संविधान लागू के समय जो स्थिति थी उसके आधार पर बांटा गया है। यानी संविधान लागू के समय जो नागरिकता मिली है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, यानी संविधान लागू के समय नागरिकता संबंधित। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान लागू के समय, और संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। लेकिन याद है नागरिकता, ये जो है नागरिकता संबंधी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 5 में, यानी संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले जन्म लिए हुए व्यक्ति नागरिक माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा।
यानी अनुच्छेद 5 में क्या किया गया, जिस दिन संविधान लागू हो गया, चलिए मान लीजिए 26 जनवरी 1950, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति 28 जनवरी 1950 को लागू हुआ है या जन्म हुआ है तो क्या होगा? होगा भाई, आप लोग तो 26 जनवरी के बाद ही जन्म लिए हैं ना, तो कब होगा? जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। जैसे भाई हम लोग जन्म लिए तो हम लोग स्वतः भारतीय नागरिक हो गए कि नहीं, कि हम लोग माँ बाप भारतीय नागरिक थे। तो अगर दूसरा क्या कहता है, संविधान लागू होने के बाद जन्म लिए व्यक्ति तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके माता या पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, यानी जन्म लेने, अगर आप संविधान लागू के बाद किसी का जन्म हुआ है वो भी भारतीय नागरिक कब होगा? जब उसके माता या पिता में उसको एक भारतीय नागरिक हो। अच्छा एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले यहाँ रह रहा है लेकिन उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, तो क्या वो भारतीय नागरिक होगा? हो सकता है। संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसका जन्म कहीं भी हो तो नागरिक वो माना जाएगा। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1942 से रह रहा था भारत में, ठीक है, तो भले उसका जन्म नेपाल में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो यानी संविधान लागू होने के पहले, लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। यानी क्या कह रहा है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो पहला में क्या है, अगर पहले जन्म लिया तो अपने आप वो बन गया, लेकिन पता चला जन्म यहाँ नहीं लिया, कहीं बाहर जन्म लिया है, तो उस कंडीशन में ही बन सकता है। इसकी कंडीशन क्या है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उससे ठीक 5 वर्ष पहले से कम से कम आप रह रहे हो। हाँ 7, 8, 10 हो गए कोई बात नहीं, कम से कम 5 वर्ष हाँ लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहता है आपको भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 में। ठीक है, ओके, तो अनुच्छेद 5 तो आप समझ गए। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से प्रवासित व्यक्तियों के संबंध में। ये किससे संबंधित है? पाकिस्तान से प्रवासित व्यक्ति, प्रवासी मतलब आने वाले व्यक्तियों के संबंध में। देखिए इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, ठीक है, तो उसे भारतीय नागरिक तब माना जाएगा जब या तो वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी किसी एक के पास भारतीय नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन वो भी कब तक है, आपको 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाना है। ठीक है, तो उसको माना जाएगा। हाँ फिर उसके बाद आएगा तो फिर आप लोग हम पढ़ेंगे ना
नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे, नागरिकता 1955, उसमें क्या क्या विधि है, पंजीकरण है, देशीकरण है, ये सब तरीका आप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 6 में क्या गया था, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया फिर पाकिस्तान से लौट के आ रहा है, कब तक, 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी बंटवारे में चला गया था, बंटवारा के समय, अब लौट के आ रहा है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, वो हो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई एक भारतीय नागरिक हो तो। यानी अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो वह व्यक्ति हो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई एक अगर भारतीय नागरिक हो तो उसे भारतीय नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। ये कब है, 19 जुलाई 1948 तक। ठीक है, और अनुच्छेद 7 जो है, ये भी क्या कहा गया है, देखिए ये भी पाकिस्तान से संबंधित है। अगर 1 मार्च 1947 को जो भारत से उस क्षेत्र में चला गया है जो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना, भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी 1 मार्च 1947 के बाद क्या किया, आप ऐसे क्षेत्र में चले गए जो पाकिस्तान में शामिल था तो आप भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। माने कब जाएंगे, जब आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाइएगा तब, उसके बाद आते हैं तो फिर अलग प्रक्रिया है। ठीक है, यानी दोनों पाकिस्तान से ही संबंधित है, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 कहता है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपको कब तक आना है, 19 जुलाई 1948 तक। हाँ, अनुच्छेद 7 कहता है अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर कई ऐसे जगह चले गए जो अब पाकिस्तान में शामिल है तो आप भारतीय नागरिक नहीं होंगे। आपके पास एक उपाय है, इस तारीख से पहले आप आ जाइए, इस तारीख से पहले आ जाइएगा तो इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 6 के हिसाब से, और नहीं आइएगा तो फिर आपको देशीकरण करना पड़ेगा। याद है आपने क्रिकेट खेला होगा, बताइए किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को भारतीय नागरिक का दर्जा मिला है। अच्छा, गाना सुनते हैं कि नहीं, किस गायक को भारतीय नागरिक का दर्जा मिला है, पाकिस्तानी गायक को, नहीं, गायक है अदनान सामी, नाम सुनेंगे ना आप लोग, और क्रिकेटर दानिश कनेरिया, इसका तो नाम सुने होंगे आप लोग। दानिश कनेरिया का नाम नहीं सुने हैं, पाकिस्तानी लेग स्पिनर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लीजिए।